अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जानेंगे आज एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि अगर वो कोई जगह पता कर लेता तो वहां के लोग इसकी दहशत से खौफजदा होकर फांसी पे लटक जाते थे। इसके अलावा जहां ये सफर करने जाता वहां पर पहले अपनी फौज भेजता था जो कि इसके रास्ते में आने वाली चीजों को मिटा देती थी। दोस्तों जानेंगे आज इसी हस्ती के बारे में। इसका नाम था चंगेज खान, जो कि अपने दौर का इंतहाई जालिम इंसान ठहरा है। दोस्तों किसी दूर दराज मैदानों में एक कबीला बसा करता था जिसका नाम था बोर्जिगन कबीला। इस कबीले के सरदार का नाम था यसुगाई। दोस्तों 1850 में यसुगाई अपने शिकरे के साथ और दो भाइयों के साथ शिकार पे गया। जहां पर शिकार करते करते इसकी नजर एक छकड़े पे जा पहुंची जिसमें एक हसीन और जमील लड़की बैठी हुई थी और वो छकड़ा एक नौजवान चला रहा था। दोस्तों इसकी नजर जब एक लड़की पे गई तो इसका दिल उस पे आ गया, यानी इसने सोचा कि अगर ये शादी करेगा तो उसी लड़की से ही करेगा। तो इसने उस छकड़े पे हमला कर दिया। वो छकड़ा चलाने वाला नौजवान मुरत्तब कबीले का था और ये नौजवान लड़की भी। अब उसने जब देखा कि ये जंगजू और इसके साथ दो और सिपाही आ रहे हैं तो इसने भागने की कोशिश की और अपनी बीवी को छोड़ दिया। अब इसने उस लड़की को अपने काबू में कर लिया और आने वाले वक्त में उससे शादी कर ली। दोस्तों 1 साल बाद उस लड़की से एक बच्चा हुआ जिसका नाम तमूचन रखा गया। और तमूचन ही दोस्तों चंगेज खान है। दोस्तों ये लोग मंगोलिया में रहा करते थे और खाना बदोश थे, यानी कि इनका कोई एक ठिकाना ना था, कभी उधर तो कभी उधर। ऐसे चलता ही गया। जब तमूचन 9 साल का हुआ तो इसके बाप यसुगाई ने अपने हमसाया कबीला में जाकर इसकी एक लड़की से मंगनी कर दी। इसकी मंगनी करके जब वापस लौटने लगे तो तमूचन के ससुराल वालों ने कहा कि तमूचन को कुछ दिन यहीं रहने दें और आप रवाना हो जाए सफर पे। तो दोस्तों यसुगाई ने ऐसा ही किया। अपने बेटे तमूचन को उसके ससुराल छोड़ के खुद रवाना हो पड़ा। अब दोस्तों वक्त गुजरता गया और शाम आ गई। ये रास्ते में था। इसने इसको भूख और प्यास ने सताया तो इसके पास खाने को कुछ ना था, लिहाजा इसने देखा कि पास ही एक जंगल में दावत हो रही है। तो इसने जाके दावत में शिरकत करने का सोचा। क्योंकि ये एक सरदार था तो इस वजह से इसने सोचा कि कहीं मुझे पहचाना ना जाए और मुझे कत्ल ना कर दिया जाए। तो इसने सोचते सोचते ये भी सोचा कि हो सकता है कि वहां के लोग मुझे ना पहचान सकें और मुझे खाना पीना दे दें। तो दोस्तों इसने ऐसा ही किया। ये वहां गया और उनसे मदद की दरख्वास्त मांगी। उन्होंने इसको ना पहचाना, लेकिन उनमें से एक इंसान ने, एक शख्स ने इसको पहचान लिया, लेकिन इसको शो ना करवाया, ऐसा ना दिखाया कि हमने तुम्हें पहचान लिया है। उसने सबको बताया। उन्होंने इसे कुछ ना किया, लेकिन जो इसको खाना दिया गया उसमें उन्होंने जहर मिला दी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जान लेती रही। अब दोस्तों इसने खाना खाया और सफर पे दोबारा रवाना हो गया। घर जैसे ही लौटा तो इसकी हालत इंतहाई खराब थी। 3 दिन तक ये बीमार रहा और उसके बाद इसकी वफात होगी। दोस्तों वफात से पहले ये बता कर गया था अपने खानदान वालों को कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। अब जैसे ही ये मरा तो इसके कबीले में इन कहराम सा मच गया कि कबीला बगैर सरदार के कैसे रहेगा। अब तमोचन इंतहाई छोटा था, 9 साल का था, तो इस वजह से इसके जो कबीले वाले थे इसको अपनाने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सरदार वही होगा जो अपना लोहा मनवाएगा। अब तमुचन भी जंगजू बन चुका था और इंतहाई गुस्से वाला था। एक दफा इसने शिकार किया और मछली का शिकार करके जब रखा और अपने भाई को मना किया कि इस मछली को हाथ ना लगाना, लेकिन उसके भाई ने इसकी मछली खा ली, जिसकी वजह से उसको इंतहाई गुस्सा आया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। दोस्तों ये इंतहाई गुस्से वाला था और आने वाले वक्तों में ये अपने खानदान का सरदार बन गया। दोस्तों खानदान का सरदार बना, कबीले का नहीं। अब वहां उस कबीले के लोग वो कबीला छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग चले गए और कुछ रह गए। जो लोग चले गए वो चले गए, जो रह गए वो लोग इसकी कारकर्दगी देख रहे थे कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ा इंतहाई खतरनाक जंगजू बनेगा। अब जो लोग तिजारत की गर्ज से दूसरे कबीलों से इसके कबीले में आते वो देखते इसकी कारकर्दगियां और जाकर उन लोगों को बताते जो कबीला इसका छोड़ के गए थे। अब वो लोग इंतहाई खौफजदा थे कि ये अगर सरदार बन गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम इसका कबीला छोड़ के आए हैं। तो उन्होंने इसको मारने की, इसको कत्ल करने के मंसूबे बनाए। दोस्तों ऐसा ही हुआ। दोस्तों वो लोग फौज के साथ इसके कबीले पर रवाना हुए हमला करने के लिए।
लेकिन तैमूरचंद के सिपाहियों ने उन्हें रोका। एक दीवार टाइप सी मुरतब की गई थी जिनकी वजह से तैमूरचंद को भागने का वक्त मिल गया। अब तैमूरचंद भागा वहां से। दोस्तों, ये अपने कबीले वाले ही इसके जो दुश्मन बन गए थे वही इस पे हमला कर रहे थे। अब वहां से भाग के जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में जाते जाते आगे बढ़ता गया, लेकिन जो इसके पीछे आ रहे थे वो जंगल में ना गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भूख प्यास की वजह से ये दोबारा वापस अपने कबीले लौटेगा। दोस्तों, इस वजह से वो वहीं पे रुके और इसका इंतजार करते रहे। लेकिन तैमूरचंद 3 दिन तक उस जंगल से बाहर ना निकला। दोस्तों, 3 दिन तक उसने कुछ ना खाया। 3 दिन बाद जब निकलने की कोशिश की तो उसके घोड़े की जैन टूट गई। जब ये हुआ तो उसने सोचा कि ये कुदरत की तरफ से इशारा है मेरी जान बचाने के लिए। हो सकता है कि वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हो मेरे दुश्मन, इस वजह से इसने ये कुदरत का इशारा समझ के बाहर निकलने से मना कर दिया और दोबारा से 3 रातें और गुजार दी। अब इसको शदीद भूख लगती और प्यास लगती। नदियों का ये पानी पीता और पत्ते वगैरह भी खाता। दोस्तों, वक्त गुजरा और दोबारा से वापस लौटा तो रास्ते में दोबारा से चट्टान गिर गई। तो इसने दोबारा से समझा कि ये भी कुदरत की तरफ से एक इशारा है, तो दोबारा ये वापस जंगल में छुप गया। अब दोस्तों, काफी दिन हो चुके थे ये जंगल में छुपते छुपते, इसको ठिकाना ना मिला। जो चुनाचा इसको वापस लौटना पड़ा। जैसे ही बाहर निकला इसको घेर लिया सिपाहियों ने और इसको कैदी बनाकर इसके गले में तख्ता डालकर वहां से ले गए। हो सकता था कि वो लोग इसको वहीं पे कत्ल कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। और जब अपने कबीले जहाँ पे उन्होंने रिहाइश की थी वहां पहुंचे तो उन्होंने इसको कत्ल करने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही हो सकता है इनकी सबसे बड़ी गलती हो। अब जैसे ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया, दोस्तों, तमुचन इंतहाई समझदार इंसान था। उसने नशे की हालत में जब देखा जब जो नशे की हालत में है तो उसने अपना गर्दन में लटका तख्ता दे घुमा के मारा, जिसकी वजह से एक सिपाही वहीं पे गिर गया। दोस्तों, ये वहीं से फरार हो गया और कहीं जाके छुप गया। अब कबीले में कहराम बच गया कि तमुचन भाग गया, तमुचन भाग गया। लोग इसकी तलाश में निकले। दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि तमुचन इंतहाई समझदार इंसान था, इसलिए वो कबीले से दूर गया ही नहीं। वो कबीले के पास ही कहीं छुप गया। कबीले के पास एक नदी बहती थी, ये उसके पास ही कहीं छुप गया। इसकी तलाश जारी रही लेकिन कोई ढूंढ ना पाया। आखिरकार हर रात को एक शख्स आया जिसने देखा कि तमुचन इस हालत में पड़ा हुआ है। उसने शोर ना मचाया क्योंकि ये शख्स तमुचन का ही एक बंदा था जो कि दूसरे कबीले में मुखबरी कर रहा था। दोस्तों, उसने इसे कहा कि यहाँ से भाग जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। लेकिन दोस्तों, ये ना भाग सकता था क्योंकि इसकी गर्दन में एक तख्ता लटका था। चुनाचा वो शख्स इसको ये कह के दोबारा चला गया। अब रात का एक पहर गुजर गया। तमुचन इंतहाई निढाल, भूख प्यास से भी निढाल इस शख्स के कबीले में आया। उसी कबीले में जाके उस शख्स की झोंपड़ी में गया। वो शख्स देख के डर गया कि ये मेरे कबीले में मेरी ही झोंपड़ी में आया है तो मेरे कबीले वाले तो मुझे कत्ल कर देंगे। लिहाजा उसने इसको कुछ ना कहा और इसका तख्ता अपने बेटों के हमरा खोल दिया। दोस्तों, उसके बाद सिपाही झोंपड़ियां चेक करते करते इसकी झोंपड़ी के पास जैसे ही आए तो इस शख्स ने तमुचन को ऊँख की गुठड़ी में छुपा दिया। अब सिपाही इसकी झोंपड़ी तलाश किया लेकिन इनको कुछ भी ना मिला। वो ऊँख की गुठड़ी में भी गए और उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन इस शख्स ने कहा कि इतनी गर्मी में कौन इस गर्म ऊँख में रह सकता है। तो सिपाहियों ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और चल दिए। अब दोस्तों, तमुचन बाहर निकला और उस शख्स ने इसको एक तलवार, एक घोड़ा, 2 तीर कमान और एक गोश्त का टुकड़ा दिया। दोस्तों, अब ये वहां से रवाना हो गया। अब दोबारा ये अपने कबीले की तरफ लौटा, लेकिन इसका कबीला वहां मौजूद ना था। दोस्तों, इसका कबीला वहां मौजूद ना था, लेकिन ये एक इंतहाई अच्छा खोजी था। एक जंगजू होने के साथ साथ एक अच्छा खोजी भी था। लिहाजा इसने खोज लिया अपने कबीले को और जहां से उन्हें ढूंढा वहां से उसको लिया और कहीं और जा छुपा जहां पर इसके दुश्मनों की नजर इस पे ना पड़े। दोस्तों, अब जहां पर ये लोग गए वहां पर खाने पीने का कुछ भी ना था। कहा जाता है कि ये लोग चूहे तक खाते थे। अब दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद इसको अपनी मंगेतर याद आई। तो इसने अपने हमसाया कबीला में जाकर अपनी मंगेतर से शादी कर ली। इसके ससुराल वालों ने इसे एक समूर की पोस्तीन भी दी जो कि इंतहाई कीमती थी। अब शादी के कुछ दिनों बाद इसको पता चला कि इसके कबीला जहाँ पे है उसके साथ ही एक मजबूत मंगोल कबीला कैरात नाम का मौजूद है। तो इसने वहां जाने का फैसला किया। वहां गया और वहां के सरदार ओंग खान से मुलाकात की। दोस्तों,
ओंग खान तमुचन के बाप यानी यसोगाई का दोस्त था, तो इस वजह से ओंग खान ने तमुचन की मदद करने का फैसला किया और इसको यकीन दिलाया कि इसको इसकी सरदारी दोबारा सौंपी जाएगी। दोस्तों, अब तमुचन को अपने आप पे यकीन हो गया और उसने ठान लिया कि वो अपने दुश्मन से बदला जरूर लेगा। दोस्तों, अब तमुचन को अपने आप पे यकीन हो गया और उसने ठान लिया कि वो अपने दुश्मन से बदला जरूर लेगा। अब ये दोबारा अपने कबीले में जब लौटा तो सुबह का वक्त था। ये इंतहाई नींद की हालत में सो गया। इसने कानों से घोड़ों की आवाज सुनी जो कि धड़ाधड़ इसके कबीले की तरफ आ रहे थे। दोस्तों, ये लोग वहीं थे दोस्तों जो कि तमुचन के बाप ने जिसकी लड़की को अगवा किया था, यानी कैरात कबीले के। अब इसको पता चल गया कि मेरे बाप ने इनकी लड़की उठाई थी, तो ये भी मेरी बीवी को उठाने आए हैं। दोस्तों, इसकी बीवी का नाम बोरते था, तो इसलिए इसने अपनी बीवी को एक तरफ भगाया और खुद दूसरी तरफ भागा ताकि उसकी बीवी अपने दुश्मनों की नजरों में ना आ सके और वो खुद दुश्मनों की नजर में आकर भागा ताकि लोग इसके पीछे हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग उसके पीछे गए लेकिन चंद की नजर बोरते पर पड़ गई, यानी तमुचन की बीवी पर, और उनके पीछे भी गए। अब तमुचन तो इंतहाई समझदार था, वो तो निकल गया, लेकिन जब वापस लौटा तो इसको पता चला कि इसकी बीवी बोरते को अगवा कर लिया गया है। अब ये अपनी बीवी से इंतहाई मोहब्बत करता था, इस वजह से इसको इंतहाई शदीद गुस्सा आया। ये भागता हुआ अपने हमसाया कबीला कैरात के पास गया जिसका सरदार ओंग खान था। उसको कहा कि तुम मेरी मदद करो। उसने इसको 20,000 सिपाही दिए। दोस्तों, इसके अलावा इसका एक और दोस्त था जिसका तस्करा हम अगली किस्त में करेंगे, उसने भी इसको 20,000 सिपाही दिया। अब इसकी टोटल तादाद 40,000 हो चुकी थी। दोस्तों, अब ये अपनी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करेंगे आपको चंगेज खान की सीरीज एपिसोड नंबर 2 में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 1 में हमने जाना कि किस तरह चंगेज खान बचपन से बड़ा होता है, किस तरह उससे सरदारी छीनी जाती है, किस तरह उसके बाप को कत्ल किया जाता है, दोस्तों किस तरह इसकी बीवी को अगवा किया जाता है और किस तरह वो अपने बाप के दोस्त ओंग खान से मदद लेके अपनी बीवी को वापस लाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे तमुचन यानी चंगेज खान का दोस्त जिसने इसकी बीवी को छुड़वाने के लिए 20,000 फौज का लश्कर दिया था, उसका नाम था जमुका। आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों जमुका के बारे में कि वो चंगेज खान का दोस्त था और उस कहानी में, चंगेज खान की कहानी में इसका क्या किरदार था। चलो बगैर किसी देर के ये एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, तमुचन के बचपन में एक और मंगोल कबीला चेदार नाम का इन कबीले के साथ आके बस जाया करता था, क्योंकि मौसम सरमा में लूटमार बहुत ज्यादा होती थी और तब दूर दराज के कबीले आपस में मिलजुल के रहते थे। अब इस कबीले में एक लड़का था जिसका नाम था जमुका, जो के बाद में चंगेज खान का ब्लड ब्रदर बनता है। दोस्तों, इन दोनों दोस्तों ने आपस में ठान लिया कि ये एक दूसरे की बात मानेंगे। ये एक दूसरे को तहाइफ भी देते थे, मिलते जुलते थे। इसके अलावा इन दोनों ने एक दूसरे का खून तक पिया हुआ था, क्योंकि मंगोलों में ये रिवायत है कि अगर आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो आप एक दूसरे का खून पीते हैं। जिससे रिश्ता जोड़ रहे हैं उसका खून पिएंगे और बदले में अपना उसको पिलाएंगे। वो समझते हैं कि ऐसे रिश्ता मजबूत हो जाता है। दोस्तों, तो चुनाचा इन दोनों ने भी ऐसा ही किया, एक दूसरे का खून पिया। दोस्तों, ये जम्मू का वही था जब चंगेज खान की बीवी बोरते किडनैप हुई थी, यानी अगवा हुई थी। तब इसी ने ही इसको 20,000 की फौज दी थी। दोस्तों, अब इसकी बीवी को छुड़वाने के बाद इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों मिलजुल के रहेंगे। दोस्तों, काफी अरसे तक ये मिलजुल के रहते रहे, लेकिन कहा जाता है कि एक पहाड़ पे दो शेर नहीं रह सकते, इसी तरह एक सल्तनत में दो सरदार भी नहीं हो सकते। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। जमुका ने इसको राह दिखाने की कोशिश की, यानी कि इसको कहा कि मैं यहीं पड़ाव डालूंगा और तुम पहाड़ के साइड पे अपना पड़ाव डाल दो। अब तमुचन की बीवी यानी चंगेज खान की बीवी बोरते ने चंगेज खान को बताया कि तुम अपने दोस्त का कहना मान के बेवकूफी कर रहे हो। वो हमें राह दिखाना चाहता है, हमें नीचा दिखाना चाहता है और हाँ तुम उनकी बातें मान रहे हो। दोस्तों, चुनाचा चंगेज खान ने उसकी बात सुन के आधी रात को वहां से जाने का फैसला किया और जमुका को बगैर बताए वहां से अपने कबीलों वालों के साथ चला गया। दोस्तों, 1.5 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद इसको पता चला कि इसके अपने ब्लड ब्रदर दोस्त यानी जमुका ने एक ऐसे बंदों से इत्तेहाद कर लिया है जो कि इसके बाप के दुश्मन थे। जब इसके बाप को जहर दिया गया और जहर दे के मार दिया गया, उनसे जमुका ने इत्तेहाद कर लिया था। अब इसको इंतहाई शदीद गुस्सा आया, इसके अंदर मुकाबले की आग भड़क रही थी। दोस्तों, जमुका को उसके कबीले वालों ने गोर खान का खिताब दिया, यानी सबसे बड़ा सरदार। इतने में जब ये खिताब दिया जा रहा था, वहां से एक
شخص آیا اور چنگیز خان کو بتانے لگا کہ اس کو خطاب دیا ہے گور خان کا، جبکہ اس بندے نے یہ بھی بتایا کہ اس بندے نے خود خواب دیکھا ہے جس میں آسمان اور زمین آپس میں مل چکے ہیں، اور اس میں ایک سردار یعنی تموچن سب سے بڑا سردار بنا ہوا ہے۔ دوستو یہ سب سن کے چنگیز خان کے قبیلے والوں نے اس کو خطاب دیا چنگیز خان کا۔ دوستو چنگیز خان اور تموچن ایک ہی شخص ہے۔ پہلے اس کا نام تموچن ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس بندے نے خواب سنایا تب اس کا نام تموچن سے چنگیز خان میں بدل گیا۔ چنگیز خان کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا سردار، سب سے اعلیٰ سردار۔ دوستو اب جموکا اور چنگیز خان کی دشمنی کو صرف اور صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی، جو کہ لگائی جموکا کے بھائی نے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جموکا کے بھائی نے چنگیز خان کے ایک سپاہی کے گھوڑے چوری کر لیے تھے۔ وہ سپاہی اس کے پیچھے پیچھے آتا رہا اور آخرکار اس کو قتل کر دیا۔ اب جموکا نے یہ سمجھا کہ میرے بھائی کو چنگیز خان نے ختم کیا، اس وجہ سے اس کے اندر بھی آگ دوڑنے لگی اور اس نے بھی ٹھان لیا کہ وہ چنگیز خان سے بدلہ لے گا، اور وہ جنگ کے لیے نکل پڑا۔ اب چنگیز خان کی فوجیوں کی تعداد 13,000 تھی، جبکہ جموکا کی سپاہیوں کی تعداد 30,000 تھی۔ تو اسی لیے جموکا نے آسانی سے چنگیز خان کو شکست دی اور اس جگہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تموچن یعنی چنگیز خان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور پہاڑوں میں جا کر کہیں چھپ گیا۔ اس کے بعد ایک بندے نے پھر سے چنگیز خان کو ایک بری خبر دی، یعنی کہ چنگیز خان کا ایک اتحادی قبیلہ جہاں پر جموکا گیا اور وہاں پر 70 لوگوں کو ابلتے پانی میں ڈال دیا۔ اب چنگیز خان کو انتہائی غصہ آیا کہ اس کے بلڈ برادر نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اس نے وہاں ٹھان لی، قسم کھائی، اپنے آسمان کے دیوتا سے قسم کھائی کہ میں اپنے آپ کو ایسا تیار کروں گا کہ آج کے بعد مجھے کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد دوستو وہ اپنے دوبارہ اتحادی اونگ خان کے پاس گیا، جس نے اس کی مدد کرنے کا دوبارہ فیصلہ کیا۔ اس نے اس کو فوج دی، لیکن یہ جموکا سے لڑنے سے پہلے تاتاریوں سے لڑنا چاہتا تھا، جس سے جموکا نے اتحاد کیا تھا اور جنہوں نے اس کے باپ کو قتل بھی کیا تھا۔ اب تاتاریوں کو قتل کرنے کے لیے چنگیز خان کی مدد اونگ خان نے تو کی، لیکن چین نے بھی کی۔ چائنا کے بارڈر پر یہ تاتاری اکثر پڑاؤ ڈال کے پڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے ان سے۔ اس وجہ سے چنگیز خان کی انہوں نے بھی مدد کی، لہٰذا چنگیز خان نے تاتاریوں کو وہاں سے بھی بھگایا اور قتل عام شروع کر دیا۔ دوستو چائنا نے اونگ خان کو پرنس یعنی شہزادے کا خطاب دیا اور چنگیز خان کو صرف کمانڈر کی حیثیت سے دیکھا، لیکن انہیں یہ نہ پتا تھا کہ جن کو یہ کمانڈر سمجھ رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں انہی پہ قبضہ کر لے گا۔ دوستو اب چنگیز خان جموکا کی طرف بڑھا۔ جموکا لڑائی سے پہلے جادوگر بلا کے ان سے گفتگو کرنے لگا کہ تم میری لڑائی میں یعنی جنگ میں مدد کرنا۔ جادوگر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ جادو سے میدان جنگ میں ایک طوفان لائیں گے۔ دوستو جب جنگ ہوئی طوفان تو آیا ہی آیا، لیکن برف باری بھی شروع ہوگی، جس کی وجہ سے جموکا کا طوفان اس کو ہی بھاری پڑ گیا اور جموکا کی فوج بھاگنے لگ گئی۔ دوستو جادوگر بھی بھاگنے لگے، یہ کہتے ہوئے کہ آسمان کا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، آسمان اب ہمارا نہیں رہا۔ اب جموکا بھی بھاگنے لگا تو تموچن یعنی چنگیز خان نے اس کا پیچھا نہ کیا اور وہاں پہ جو لوگ باقی تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور جو اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ دوستو اب اونگ خان اور تموچن یعنی چنگیز خان ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ وہ یہ تھا کہ چنگیز خان نے اونگ خان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، جو کہ اونگ خان نے اس کو دینے سے منع کیا، اور اونگ خان نے چنگیز خان کو قتل عام کرنے کی ایک بے جا منصوبہ بھی بنایا، جو کہ ناکام ہو گیا۔ اب چنگیز خان انتہائی اونگ خان پہ غصہ تھا اور اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کیا بھی۔ اس نے جنگ کرنے کے لیے جب آیا تو اونگ خان وہاں سے فرار ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے ایک قبیلے نیمان قبیلے جا پہنچا، جس کے سردار کا نام تیانگ خان تھا۔ اب اونگ خان اور تیانگ خان کے جو ماضی میں سردار گزرے تھے ان کی آپس میں دوستی چلتی آ رہی تھی، لیکن اب ان میں رنجشیں تھیں۔ اس وجہ سے جب نیمان قبیلے کے لوگوں نے، ان کے سپاہیوں نے دیکھا کہ اونگ خان دور سے بھاگتا آ رہا ہے، انہوں نے اس کو نہ پہچانا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہو سکتا ہے ایک ڈاکو ہو، تو انہوں کے سپاہیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کی لاش کو جب تیانگ خان کے پاس لایا گیا تو تیانگ خان نے اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کے سر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ دوستو تیانگ خان
ओंग खान को कत्ल करने के बाद उससे बातें भी कर रहा था। अब ओंग खान के कटे सर से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की भी आवाजें आ रही थी। अब नीमान कबीले के लोगों ने सोचा कि हो सकता है हमारे लिए बुरा शगुन हो, और वो शगुन बुरा चंगेज खान ही था। दोस्तों, जब तियांग खान ने देखा कि चंगेज खान पता पाता जा रहा है, इसलिए उसने अब उसके दोस्त जमोका को साथ मिला के चंगेज खान को खत्म करने का मंसूबा बनाया। अब यहाँ पर जमोका डबल गेम खेलने लगा, यानी कि वो तियांग खान के साथ भी था लेकिन खुफिया तौर पर चंगेज खान को भी मालूमात पहुंचा रहा था। अब जब मैदान जंग में एक दूसरे के ये लोग सामने आए तो चंगेज खान ने तियांग खान की फौज को शिकस्त दे दी और तियांग खान को कत्ल कर दिया। दोस्तों, अब वहां से मैदान जंग से जम्मू का 5 सिपाही अपने लेके फरार हो गया, लेकिन चंगेज खान इस पे यकीन ना करता। उसने किया भी नहीं, क्योंकि वो उसको अपनी कमजोरी बनाना ही नहीं चाहता था। इसीलिए चंगेज खान ने अपने सिपाहियों को कहा कि जो भी जमोका को पकड़ के मेरे पास लाएगा उसको मैं बहुत महंगे इनाम दूंगा। तो उसके सिपाही जमोका को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, अब जो 5 सिपाही जमोका के साथ थे उन्हीं ने ही जमोका को धोखा दिया और पैसों की लालच में आके अपने सरदार जमोका को लेके चंगेज खान के पास आ गए। अब चंगेज खान के कब्जे में जमोका था तो चंगेज खान उसको मार भी सकता था, लेकिन उसने कहा कि चलो हम दोबारा इत्तेहादी हो जाते हैं और मिल के जंगे लड़ते हैं। लेकिन जमोका ने ये सुन के अपने आप पर काबू ना पाया और कहा कि तुम मुझे मार दो, वरना अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूं। दोस्तों, तो चंगेज खान ने ऐसा ही किया। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कत्ल कर देता हूँ, लेकिन जमोका ने कहा कि तुम मुझे ऐसी मौत देना जिससे मेरा खून ना निकले, यानी ब्लड बाहर ना आए। चंगेज खान ने ऐसा ही किया। चंगेज खान ने उसको कत्ल करते वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन तोड़ दी, जिसकी वजह से उसका कत्ल हो गया। दोस्तों, अब जमोका मर चुका था। इसके सिपाही खुश हो रहे थे कि अब हमें इनाम दिया जाएगा, लेकिन चंगेज खान ने उनको भी कत्ल कर दिया, क्योंकि चंगेज खान ने कहा कि जो अपने सरदार का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। दोस्तों, अब चंगेज खान को इसके कबीले वालों ने का खान का नाम दिया, यानी सबसे बड़ा सरदार। अब चंगेज खान ने ख्वाब भी देखे कि आसमान के देवता ने इसे बताया है कि तुम्हें पूरी दुनिया की हुक्मरानी सौंपी जाएगी। दोस्तों, आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगली एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह चंगेज खान चीन में गया और किस तरह उसने बड़ी बड़ी इमारत देख के हैरान रह गया, क्योंकि ये तो खाना बदोश थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और किस तरह इसने चीन पे कब्जा किया। लिहाजा तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेगा। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको चंगेज खान की सीरीज एपिसोड नंबर 3 में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 में हमने जाना कि किस तरह चंगेज खान के दोस्त जमोका ने चंगेज खान को धोखा दिया और किस तरह चंगेज खान ने उसे कत्ल किया। उसके बाद किस तरह से ओंग खान को तियांग खान ने कत्ल किया और उसके बाद किस तरह से तियांग खान जमोका के साथ मिल के चंगेज खान के खिलाफ साजिशें करने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चंगेज खान किस तरह चीन पर सल्तनत कायम करना चाहता था और किस तरह इसने ये किया। तो चलें शुरू करते हैं ये वीडियो बगैर किसी देर के। दोस्तों, चंगेज खान ने जब तियांग खान को कत्ल किया तो उसके बाद उसने तियांग खान की मां से शादी कर ली। इसकी वजह ये थी कि तियांग खान की मां ये कहा करती थी कि मुझे मंगोलों से बहुत ज्यादा बदबू आती है और मैं सबसे ज्यादा नफरत भी मंगोलों से करती हूँ। इस वजह से चंगेज खान ने उसे अपनी बीवी बना लिया। दोस्तों, ये सब होने के बाद उसने अब चीन की तरफ कदम बढ़ाया। दोस्तों, इसने अपने साथियों को बता दिया कि वो अब चीन फतह करेगा। अब ये 65,000 की फौज लेकर चीन की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह ये मालूम था कि अगर वो चीन जाएगा तो वो कामयाब ना हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त चाइना में चिन खानदान बहुत ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों, इस वजह से चंगेज खान ने अपने सिपाही मुखबर बना के उनके खानदान में भेजे, जिन्होंने बगावत छेड़ दी। अब चिन खानदान, जो कि चाइना का सबसे ताकतवर खानदान था, वो 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा मंचूरिया चला गया चीन से और जो 2 बाकी हिस्सा बचा था वो वहीं पे रह गया। अब चंगेज खान के लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था कि वो चीन को फतह कर ले। अब दोस्तों, ये 65,000 सिपाहियों की फौज लेकर चीन की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इसको
कामयाबी ना मिल सकी, क्योंकि दोस्तों ये जंगलों, पहाड़ों, दरियाओं और मैदानों में लड़ने वाले सिपाही मंगोल थे। अब इन्होंने जब किलों और अमारात की दीवारें देखी तो ये हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि ये बाहिर थे खुले मैदान में। इस वजह से इनके सिपाहियों पर जब तीर बरसाए गए तो ये मुकाबला ना कर सके और चंगेज खान हार के वापस लौट आया। अब दोस्तों चंगेज खान दोबारा से चाइना की तरफ रवाना हुआ। 1213 में ये 65,000 से भी ज्यादा सिपाही लेके दोबारा से चीन पर चढ़ाई करने के लिए गया, लेकिन इस बार उसने थोड़ी चेंजिंग की कि चाइना से पहले जो किले आते थे, जो छोटे मोटे शहर थे जो कि चाइना के गिर्द थे, उसने उन सबको फतह किया और एंड पे जाके चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग को घेरे में ले लिया। घेरे में लेने के बाद उसने उस शहर के आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। दोस्तों ये बीजिंग शहर दूर से देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको, ये लोग मैदानों और दरियाओं और जंगलों में लड़ने वाले शख्स थे। इन्होंने जब महलात और बड़ी बड़ी दीवारें देखी तो इनके औसान खता हो गए और चंगेज खान ने ठान लिया कि वो इस चीज को, इस शहर को फतह करके ही रहेगा। दोस्तों अब इसने मुहासरे डाल दिया, यानी कि इसने पूरे शहर को घेर लिया। चाइना का दारुल हुकूमत जो था बीजिंग, वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, इसलिए चंगेज खान के पास कोई रास्ता ना था मुहासरे के अलावा। अब उसने सोचा कि आसपास के जो बाकी इलाके बच गए हैं उनको भी फतह किया जाए, लिहाजा ये उनके पास जाता। वो किलों की दीवारें भी थी, लेकिन इसने एक टेक्निक अपनाई, यानी कि ये खुराक अपने चंद सिपाहियों को देता और कहता कि जाओ उस किले के सामने रखा। और वो जब खुराक उन किलों के सामने रखी जाती तो किले वाले देखते कि आसपास कोई नहीं है, तो वो खुराक उठाने के लिए बाहर आते। जैसे ही वो बाहर आते उनके दरवाजे खुलते, चंगेज खान अपनी फौज के साथ उन पर चढ़ाव कर देता था और इस तरह उसने आसपास के किले फतह कर लिए थे। दोस्तों वक्त गुजरता गया और वो आगे बढ़ता गया, लेकिन अब चाइना के दारुल हुकूमत यानी बीजिंग को ये खबर मालूम हो चुकी थी कि चंगेज खान कौन सी टेक्निक अपना रहा है, इसलिए उन्होंने अब दरवाजे खोलने से ही मना कर दिए। वो लोग अंदर ही रहते। उनकी खुराक इतनी ज्यादा ना थी, जो कि चंद साल यानी 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में खत्म हो गई। अब वो लोग इंतहाई भूख प्यास से निढाल हो चुके थे। कहा जाता है तारीख में कि उनके जो लोग मर जाते, अक्सर लोग उसको भी खा लेते थे, क्योंकि चंगेज खान का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग बाहर निकलने से कतराते थे। दोस्तों इसी दौरान जब चंगेज खान चाइना के इर्द गिर्द मुहासरा किए बैठा था तो चिन खानदान में एक कमांडर था ची चिन नाम का, जो कि गद्दार निकला। उसने चंगेज खान के मुहासरे का फायदा उठाया, यानी उसने देखा कि मुहासरा डाल लिया है तो उसने अपने चंद सिपाही इकट्ठे किए और बीजिंग की तरफ रवाना हो गया। उसने दूर से पुकारा कि मेरे पीछे चंगेज खान आ रहा है, मंगोल आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि ये बगावत करना चाहता था, इसीलिए गया और बीजिंग के दरवाजे इसके लिए खुल गए। तो ये अंदर गया और एकदम से बगावत छिड़ गई और इसने शहनशाह को कत्ल कर दिया और उसकी जगह, खुद बैठने की जगह, ची चेन ने उस शहनशाह के कमजोर बेटे को उस खानदान के तख्त पे बिठा दिया। अब वो खानदान के तख्त पे जो इंसान बैठा था वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली था, जबकि इसकी डोर ची चेन कमांडर के पास थी। अब ये मंगोलों के खिलाफ जंगें करना इसने शुरू की, लेकिन इस दौरान ये बीमार भी हुआ, फिर भी इसने कमान संभाल रखी और जंगें लड़ता रहा। दोस्तों कुछ अरसा गुजरने के बाद ये चलने तक मुहाल हो गया। अब ये लेट गया और इसने अपने करीबी कमांडर मारियो को ये जिम्मेदारी सौंपी कि तुम जाओ और मंगोल जो बाहर पड़े हुए हैं इनको हरा के आओ, और अगर तुम नाकाम हुए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब कमांडर मारियो ने ची चेन की जिम्मेदारी संभाल के मंगोलों की तरफ रवाना हुआ, लेकिन वो हार गया और उसको ये डर था कि अगर मैं अपना नाकामी वाला चेहरा ची चेन के पास लेके जाऊंगा तो वो तो मुझे कत्ल कर देगा। इसीलिए उसने मंसूबा बनाया और चुपके से बीजिंग शहर में दाखिल हुआ और जाके ची चेन कमांडर को कत्ल कर दिया। दोस्तों उसके बाद कमांडर मारियो की तरफ बगावत होगी, लोग इसको कत्ल करने के लिए निकल पड़े, लेकिन जो कि शहनशाह था जिसकी डोर ची चेन के पास थी, अब उसने समझाया लोगों को कि अब तुम्हारा कमांडर मारियो है, तो चुनाचा लोगों ने इसको अपनाया। दोस्तों उसके बाद शहनशाह ने कमांडर मारियो के जरिए चंगेज खान को ये खबर भेजी कि वो सुलह करना चाहते हैं। सुलह की शराइत ये थी कि शहनशाह चंगेज खान को उसके बदले 3000 घोड़े,
1 लाख सोने की प्लेट और 3 लाख गज रेशम का कपड़ा देगी, जिससे चंगेज खान ने एग्री भी किया। लेकिन उसके बाद चंगेज खान ने मुहासरे को ढीला छोड़ दिया, यानी थोड़ी सी छूट दे दी, और इसका फायदा उठाते हुए शहनशाह, जो कि इंतहाई डरपोक था, वहां से फरार हो गया। अब चंगेज खान को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, और दोबारा से उसने मुहासरा सख्त कर दिया। दोस्तों, अब चाइना में मौजूद लोगों के पास खाने को कुछ ना था। वो लोग अब बारूद इस्तेमाल करने पर आ गए, क्योंकि चाइना के पास बारूद और बंदूकें थी। इस वजह से उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन क्योंकि चंगेज खान के सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और जिन्होंने बंदूक और बारूद इस्तेमाल किया, उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल ना किया, जिसकी वजह से उनका बारूद खत्म हो गया और वो लोग सोना चांदी भी अपना पिघलाते और उससे बारूद बनाते और चंगेज खान की फौज पर फायर करते। लेकिन इनका बारूद खत्म हुआ और आखिरकार 1.5 साल के मुहासरे के बाद शहनशाह तो भाग गया था। अब कमांडर मारियो की कमान में लोग नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने खुद दरवाजे खोले और अपने आप को चंगेज खान के हवाले कर दिया। चंगेज खान ने किसी पर दोस्तों रहम ना खाया, उसने सबकी गर्दनें काट दी। जैसे ही वो बीजिंग में दाखिल हुआ, वहां पर जितनी नौजवान लड़कियां थी, कहा जाता है कि 60,000 लड़कियों ने फांसी लटका दी, क्योंकि ये जहां भी जाता, जो भी चीज अपने कब्जे में लेता था, जो भी लड़की अपने कब्जे में लेता था, वो उसके साथ ज्यादती करता और उसके बाद अपने लोगों में तकसीम कर देता। इसीलिए वहां पर लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। इसने हुक्म दिया कि बीजिंग में कोई ऐसी चीज ना रहे जो जिंदा हो, जो सांस लेने पाए। अब बीजिंग पर इसका कब्जा हो गया। इसने कुछ लोग छोड़े जो कि इसको बारूद सिखाते, बारूद बनाना और बंदूक चलाना सिखाते। दोस्तों, अब चंगेज खान बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। इसने मुसलमानों का भी कत्लेआम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, तारीख गवाह है कि इसके पोते ने, कोकताई खान ने, पूरे चीन पर कब्जा किया। लेकिन चूंकि हम चंगेज खान के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसके पोते का जिक्र बाद में करेंगे। दोस्तों, आज की एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह चंगेज खान ने सुल्तान मोहम्मद सानी, जो अपने आप को दूसरा सिकंदर आजम भी कहा करता था, कैसे उसको शिकस्त दी और किस तरह मोहम्मद सानी के बेटे जलालुद्दीन ने इससे बदला लेने के लिए साजिशें चली। तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको चंगेज खान की सीरीज एपिसोड नंबर 4 में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 में हमने जाना कि किस तरह चंगेज खान ने चीन को फतह किया और किस तरह जब उसने चीन की इमारतें देखी तो किस तरह उसके अवसान खता रह गए। दोस्तों, इस वक्त अब मगरब में एक और ताकत जन्म ले रही थी, जिसकी फौज के सरदार का नाम मोहम्मद सानी था। मोहम्मद सानी अपने आप को दूसरा सिकंदर आजम भी कहता था। दोस्तों, चंगेज खान ने इसको पैगाम भेजा कि ये चंगेज खान की इताअत कर ले और इसके साथ तिजारत करे। सुल्तान मोहम्मद सानी ने चंगेज खान का ये कहना मान लिया और एग्री भी हो गया कि वो उसके साथ तिजारत करेगा। अब चंगेज खान ने अपनी तरफ से एक लश्कर भेजा, जिसमें 450 मुसलमान और 100 मंगोल थे। अब ये लोग तिजारत की घर से मोहम्मद सानी के इलाके में जब आए तो मोहम्मद सानी का एक कमांडर था, जिसने इनको कत्ल कर दिया। दोस्तों, उस कमांडर का नाम था कायर खान। अब जब इन सबको कत्ल कर दिया गया तो उनमें से एक बंदे को रिहा किया और उसे कहा कि जाओ अपने चंगेज खान, जिसे तुम लोग का खान का नाम देते हो, उसे बताओ ये सब। अब वो बंदा जब चंगेज खान के पास गया और चंगेज खान को इस मामलात के बारे में बताया तो चंगेज खान इंतहाई गुस्से में निढाल हो चुका था। दोस्तों, उसने जल्दबाजी ना की और एक और लश्कर, जिसमें 4 से 5 लोग थे, उसके साथ एक सफीर था, उसको भेजा कि वो मामलात की तशवीश करे। अब जब ये लोग गए वहां पर, अब खुद सुल्तान मोहम्मद सानी ने इनको कत्ल कर दिया। इनमें से 2 को कत्ल किया गया और जो बाकी थे उनके सर के बाल और मूछें और दाढ़ी के बाल उतार दिए गए। दोस्तों, ये जान लें कि तब के जमाने में बाल उतारना बहुत बड़ी बेइज्जती की बात समझी जाती थी। अब जब वो लोग वापस लौटे तो चंगेज खान ने देखा कि ये मेरी हुर्मती है और इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, तो उसने इनसे लड़ाई करने की ठान ली। अब चंगेज खान 1,20,000 की फौज लेकर मोहम्मद सानी पर चढ़ाई करने लगा। हालांकि मोहम्मद सानी के पास फौज चंगेज खान की फौज से ज्यादा थी, लेकिन उसने जो प्लानिंग की वो इसके मुताबिक ना थी। असल में बचगाना तरीका था सुल्तान मोहम्मद सानी का। उसने किया ये कि सारी फौज को इकट्ठा करने की बजाय उसने तकसीम कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया फौज को कि कोई यहाँ से हमला करेगा, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से। तो इसीलिए मंगोलों को ये तो बहुत ही आसान लगा और उन्होंने एक एक करके सबकी गर्दनें उड़ाई। अब दोस्तों, यहाँ पर
जब जंग हुई तो सुल्तान मोहम्मद सानी ने जब देखा कि उसके बंदे कत्ल होते जा रहे हैं तो उसने भाग निकलने की कोशिश की। वो वहां से अपने बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के साथ भाग निकला और अपने घर वालों को, यानी जो उनकी खवातीन थी, उसको अपने महल या अपने किले में छोड़ गया, कहीं पे कैद करके। अब मंगोलों ने उन्हें तलाश कर लिया और उन्हें बाहर निकाला और उनको बताया गया कि उनके सामने उसके बाप सुल्तान मोहम्मद सानी को कत्ल किया जाएगा। अब क्योंकि सुल्तान मोहम्मद सानी और जलालुद्दीन फरार हो चुके थे, चंगेज खान ने कहा कि इनको ढूंढ कर लाओ। अपनी फौज को बताया कि इनको ढूंढ कर लाना, वैसे वापस ना लौटना। अब दोस्तों, इसकी फौज सुल्तान मोहम्मद सानी और उसके बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के पीछे गई। बीच में एक नदी आई, नदी पार करते वक्त पीछे मंगोलों ने तीर चलाए। बहरहाल वो बच गए और वहां से निकल गए। दोस्तों, अब सफर करते करते क्योंकि सुल्तान मोहम्मद सानी बहुत बूढ़ा हो चुका था, इस वजह से उसको नमूनिया हो गया और वो बीमार भी हो गया। दोस्तों, इसी तरह कुछ रोज गुजरे और उसका दम रुक गया और वो वहीं फौत हो गया। दोस्तों, उसके बेटे जलालुद्दीन ने उसको दफनाया। रवायत के मुताबिक कब्र के अंदर दफना के वो वहां से चला गया। वो अफगानिस्तान जाना चाहता था क्योंकि उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। अब जब मंगोलों ने देखा कि ये कब्र तो मोहम्मद सानी की ही है, तो उन्होंने उस कब्र से निकाल लिया मुर्दा और चंगेज खान के पास ले गए। अब चंगेज खान ने उनकी फैमिली मेंबरान यानी उनकी खवातीन को बुलवाया और उनको अपने बाप की, अपने शोहर की लाश पे जबरदस्ती रुलवाने की कोशिश की। अब दोस्तों, उसके बाद उसको जलील किया गया। जिस तरह पहले के जमाने में अगर किसी से बदला ना लिया जाता तो उसकी कब्र से, जब बंदा मर जाता, उसकी कब्र से निकाल के उसको जलील ख्वार किया जाता। अब दोस्तों, एक तरफ ये हो रहा था तो दूसरी तरफ जलालुद्दीन जो कि ख्वारिज़म शाह, जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह जो कि सुल्तान मोहम्मद सानी का बेटा था, वो अफगानिस्तान जाना चाहता था क्योंकि वहां से ही उसको मदद हासिल होनी थी। दोस्तों, जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अफगानिस्तान जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान से पहले रास्तों में मंगोलों के कुछ किले आते थे और इसलिए ये चाहता था कि ये किले फतह करता हुआ अफगानिस्तान पहुंचे, तो चुनाचा उसने ऐसा ही किया। उसने एक एक करके मंगोलों के किले फतह करता गया और दोस्तों, लीसा शहर में उसने 750 मंगोलों को कत्ले आम कर दिया। दोस्तों, जब वो गजनवी पहुंचा तो 50,000 सिपाहियों ने उसकी अतात कबूल कर दी। इसके अलावा इसके बाद सुल्तान मोहम्मद सानी के एक दोस्त जिसका नाम था कमांडर तैमूर, उसने भी इसकी मदद करने का फैसला किया और उसने इसको 30,000 सिपाही अपने साथ लेके दिए। दोस्तों, अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की तादाद 80,000 हो चुकी थी। अब ये जंग से पहले ही खुद को तैयार कर चुका था। दोस्तों, इधर चंगेज खान को जंग से पहले झटके लगे कुछ। पहला झटका ये था कि चंगेज खान के दामाद तोकुचार को निशापुर में कत्ल कर दिया गया। अब चंगेज खान को इंतहाई गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख कर कहा कि वो उसके शोहर का बदला जरूर लेगा और उसने अपने बेटे तोड़ी खान को निशापुर भेज दिया। तोड़ी खान वहां पर जाके उसने धावा बोल दिया और हर चीज को तबाह और बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अभी चंगेज खान के दामाद का बदला लिया जा रहा था कि चंगेज खान को एक और झटका लगा। उसको पता चला कि इसके एक चहीते पोते मुख्तियोगीन को अफगानिस्तान के करीब एक किले में कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, ये अपनी फौज लेकर अफगानिस्तान के किले पहुंचा और वहां पर सारे लोगों को कत्ले आम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसने हुक्म दिया कि इस किले में कोई ऐसी चीज ना रहे जो सांस लेने पाए। हामला खवातीन को लाया गया, उनके पेट फाड़ के उनके बच्चों को निकाल के उनको भी कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, अब चंगेज खान का मुकाबला जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह से था। चंगेज खान ने 40,000 की फौज का लश्कर रवाना किया कि वो जलालुद्दीन को ढूंढे। अब दोस्तों, जलालुद्दीन ने उन 40,000 सिपाहियों को अफगानिस्तान के करीब मुकाम पर शिकस्त दी और ये मुसलमानों की पहली ही फतह थी जो कि मंगोलों से ली थी। अब वहां के लोगों ने, मुसलमानों ने चुन चुन के इनसे बदले लिए। इनको कानों से लटकाया गया और खुद जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल भी किया। अब दोस्तों, चंगेज खान को जब पता चला तो वो अपनी सारी फौज लेकर जलालुद्दीन पर चढ़ाई करने के लिए, धावा बोलने के लिए निकल पड़ा। अब यहाँ पर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को भी एक झटका लगा। वो ये था कि इसके बाप यानी मोहम्मद सानी के जो दोस्त थे तैमूर कमांडर, उसने जो 30,000 सिपाही दिए थे, उनमें से तमाम सिपाही माले गनीमत के लिए लड़ने लग गए। एक तरफ कमांडर तैमूर के सिपाही थे और एक तरफ दूसरा सरदार था, जिनमें एक दूसरे की रंजिशिंग चल रही थी माले गनीमत को लेकर। अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने कमांडर तैमूर का साथ दिया और दूसरे सरदार का साथ ना दिया, जिससे दूसरा सरदार अपनी 30,000 की फौज लेके रवाना हो गया। अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह इतना ताकतवर ना रह रहा था, इस वजह से जब उसने देखा कि चंगेज खान उस पर धावा बोलने के लिए आ रहा है तो वो वहां से दौड़ निकला। दोस्तों, दौड़ते दौड़ते वो सिंध जा पहुंचा। सिंध के दरिया जब पार करने लगा था कि पीछे से चंगेज खान की फौज वहां पर आ पहुंची। दोस्तों, अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने भी तमाम कश्तियां जला दी
और अपनी फौज को कहा या लड़ो या मरो। दोस्तों क्योंकि चंगेज खान की फौजियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने जलालुद्दीन की फौज को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। जब जलालुद्दीन ने ये देखा कि उसकी फौज हारने को है, तो वो 60 फुट ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां के दरिया में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। अब जैसे ही वो छलांग लगाने लगा, इधर से चंगेज खान के एक सिपाही ने तीर खींचा और उसको कत्ल करने के मंसूबा बनाने लगा। लेकिन जैसे ही तीर मारने लगा, चंगेज खान ने उसका हाथ ऊपर कर दिया और उसको कहा कि इसको हक था कि वो अपने बाप की मौत का बदला ले। अब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने दरिया में छलांग लगाई और उसकी जान बच गई। चंगेज खान खुद तो उसके पीछे ना गया, खैर अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेज दिया। दोस्तों जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अब ईरान जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में क्योंकि ये अकेला था, इसीलिए इसको डाकुओं ने कत्ल कर दिया। अब इसकी लाश अनजान जगह पे पड़ी थी। इधर से चंगेज खान भी बूढ़ा हो चुका था। जब ये 60 साल का हुआ तो उसने मुख्तलिफ जादूगरों पादरियों को बुलाया कि उसको एक ऐसा नुस्खा बताएं कि इसको मौत ना आए। दोस्तों उन्होंने कहा कि ये शराब पीना और शिकार करना छोड़ दे, जिससे इसकी जिंदगी में इजाफा होगा थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि ये हमेशा रहना चाहता था। दोस्तों चंगेज खान को उसका बेटा जोची खान बहुत ज्यादा अजीज था। हालांकि ये इसका अपना सगा बेटा ना था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अजीज था। दोस्तों इस पर चंगेज खान के बेटे चुगताई खान और जोची खान के दरमियान लड़ाई होगी, जिस पर चंगेज खान ने दोनों को जानशीन ना बनाया और अपने तीसरे बेटे उगताई खान को जानशीन बना दिया। दोस्तों अब चंगेज खान मरने के दर पे था। जब वो मरा तो उसकी लाश को दरिया के किनारे लाया गया और 2000 घुड़सवार के करीब भी लाए गए। जब उसको दफनाया गया तो उसकी कब्र पर 2000 घुड़सवार दौड़ाए गए, क्योंकि दोस्तों मंगोलों में कब्रों को छुपा के रखा जाता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि वो कब्रों की बेहुरमती करते हैं, इस वजह से चंगेज खान की कब्र पर 2000 घोड़े दौड़ाए गए और उसके बाद जिन घोड़सवार ने घोड़े दौड़ाए थे, चौथाई खान ने उन सबको कत्ल करवा दिया गया। घोड़ों तक को कत्ल करवा दिया गया दोस्तों, और आसपास के चरिंद परिंद को भी कत्ल करवा दिया गया। दोस्तों आज चंगेज खान मंगोलिया का बानी है, जिस तरह पाकिस्तान का बानी कायद आजम है। दोस्तों कहा जाता है कि चंगेज खान ने तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा इंसान कत्ल किए थे। दोस्तों इस एपिसोड से हमारी सीरीज का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक हमारा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।